गुड मॉर्निंग भाई। तो इसके बाद हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसमें सुनिएगा, ये कोई सरफेस है, तल है। इसमें अभी हम सिर्फ टक्कर वाला बल दिखा रहे हैं, होने को बहुत सारे बल होंगे, वो हम लोग आगे सीखेंगे। ये हवा में बना रहे हैं, सरफेस पे हम भी बना सकते हैं, पृष्ठ पे। हवा में बनाएंगे तो आपको सारे बल स्पष्ट दिखेंगे कि कौन किस पे कितना बल लगा रहा है। नहीं तो इसको जो बुक में आप चित्र देखेंगे उसमें ऐसे बना रहेगा। अब इसमें ऐसे लिखा है कौन किस पे कौन सा बल लगा रहा है, बता सकते हैं क्या? कौन सा बल किस पे लग रहा है ये नहीं बता सकते ना, इसीलिए हमने इसके बीच में थोड़ा गैप दिखाया है, यहां भी थोड़ा गैप दिखाया है, जिससे आप ये जान सके कि इस पे किसने लगाया और उस पे किसने लगाया, कौन किस पे कितना बल लगा रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस बना दिया है। अभी चलेगा इतना तो ये पहले दोनों ऐसे रुके थे, क्या हुआ? पहले दोनों रुके थे, टकरा गए। क्या हुआ? टकरा गए। तो टकराने के दौरान जैसे मैंने तुम्हारे गाल पे तमाचा मारा, तो तुम्हारे गाल ने बिना किसी समय अंतराल के हमारे हाथ पे तमाचा मारा। जैसे हमारे हाथ ने तुम्हारे गाल को तमाचा मारा, तो तुम्हारे गाल ने भी बिना किसी समय अंतराल के हमारे हाथ पे तमाचा मारा। तो मतलब बराबर हो गई, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन तब भी बीच में गाली गलौज और ये सब आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट है और ये थोड़ा हार्ड है कि नहीं? अभी भैंस के ऊपर मारो तो सही बात है ना, हाथ में तकलीफ आएगी कि नहीं? और भैंस को ऐसे भी नहीं होगा, देखे नहीं होगे, भैंस को ऐसे मार दो तो भैंसिया हिल तो नहीं, मतलब भैंस हिलती भी नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसकी स्किन इस बार हार्ड है और तुम्हारा हाथ सॉफ्ट है। और कहीं गैंडे वैंडे मारते रहो तो कुछ पता ही नहीं चलेगा उनको, तो वो लास्ट में तुमको उड़ा देंगे। सही बात है कि नहीं? तो ये डिपेंड करता है कौन सी स्किन हार्ड है, कौन सी स्किन सॉफ्ट है, किस पे प्रतीत होगा ज्यादा। बल बराबर लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, बल के मान में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन अभी अभी आपने आवेग पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? आवेग में देखिए, इसने जब इस पे गाल पे मारा है तो गाल ने इस पे मार दिया है ना? अरे सही बात है ना? तो इसने मान लो हाथ ने लगाया क्रिया, हाथ ने क्या लगाया? क्रिया। तो गाल ने क्या लगाया? क्रिया। बल बराबर है और विपरीत दिशा में है, मतलब गाल ने इधर बल लगाया है, वो सॉरी हाथ ने, तो गाल ने किधर लगाया है? इधर बल लगाया है। बल बराबर है और विपरीत दिशा में है। ठीक, तो देखिए ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। ठीक, मान लो ये दोनों ऐसे दूर रखी थी प्रारंभ में, अचानक उनको टक्कर करा दी जाती है, तो ए वाला किस पे बल लगाएगा? बी पे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से सुनिएगा। फोर्स ऑन बी कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। हिंदी में पढ़ेंगे तो इधर से पढ़ेंगे, ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल। कैसे पढ़ेंगे? ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। हम भी है बेटा, ये हो गया। तो ए ने बी पर फोर्स लगाया है, तो बी ए को माफ कर देगा क्या? बोलो भाई, नहीं माफ करेगा। तो बी भी ए पर लगाएगा फोर्स, तो बोलो फोर्स ऑन बी। ए करे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल, बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल। ये दोनों बल एफ ए बी एफ बी ए के बराबर है। बोलो सही लिखा है कि गलत? सही लिखा है ना? लेकिन बल सदिश राशि है, बल कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें दिशा लेनी पड़ेगी। दिशा आपने नहीं लिया है, एक लोग के आगे माइनस लगा दिया।
झमसे के नहीं झमसे, ऐसे भी लिख सकते थे। अगर आप चिन्ह नहीं बनाना चाहते थे तो ऐसे लिखते FBA परिमाण में बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। तब चिन्ह की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे क्रिया प्रक्रिया का नियम सुनिए। जब कोई प्रथम वस्तु द्वितीय वस्तु पर क्रिया बल लगाती है, जब कोई प्रथम वस्तु द्वितीय वस्तु पर क्रिया बल लगाती है तो बिना किसी समय अंतराल के, द्वितीय वस्तु भी प्रथम वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। फिर से एक बार कोशिश करिए। जब कोई प्रथम वस्तु द्वितीय वस्तु पर क्रिया बल लगाती है तो बिना किसी समय अंतराल के द्वितीय वस्तु भी प्रथम वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना। फिर से एक बार बोलो। जब कोई प्रथम वस्तु द्वितीय वस्तु पर क्रिया बल लगाती है तो बिना किसी समय अंतराल के द्वितीय वस्तु भी प्रथम वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाती है, उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है। ऐसे बोलो, उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। एक बार फिर से मैं तभी से बोलता हूँ। जब कोई प्रथम वस्तु द्वितीय वस्तु पर क्रिया बल लगाती है तो बिना किसी समय अंतराल के द्वितीय वस्तु भी प्रथम वस्तु पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अरे लिख ले जाएंगे ना। तो अब उसमें ये चित्र बना दें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लिख के, और उसके नीचे ये बातें लिख दीजिए। फिर उसके बाद इतना अगर समझ में आ गया है तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम को सिद्ध कीजिए। ये भी आता है। क्या आता है? न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम को सिद्ध कीजिए। तो इसको समझने की कोशिश करना भैया। हेलो, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कैसे सिद्ध किया जाए। तो इसको सिद्ध करने के लिए समझिए कैसे किया जाएगा। संवेग हमेशा संरक्षित रहता है ना, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी प्रक्रिया के दौरान संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी प्रक्रिया के दौरान संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, क्योंकि द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये संवेग संरक्षण क्या है? संरक्षण का मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो कंजर्व है। इंग्लिश में कहते हैं कंजर्व। तो वो कंजर्व है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको कहते हैं संरक्षित है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। टक्कर के पहले का जो संवेग होगा टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होना चाहिए, तभी संवेग संरक्षित है। या सभी संवेगों का सदिश योग शून्य हो। द वेक्टर सम ऑफ ऑल मोमेंटम शुड बी 0। सभी संवेगों का सदिश योग 0 हो। सभी संवेगों का सदिश योग 0 हो, मतलब टक्कर के पहले का जो संवेग था वो टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होना चाहिए। तब इसका मतलब है कि संवेग संरक्षित है। इसका मतलब क्या है? संवेग संरक्षित है। तो एक मिनट ऐसे देखो, टक्कर के पहले अगर इसका संवेग मान लो कि कुछ पीए रहा होगा, ए का, टक्कर के पहले ए का संवेग कितना रहा होगा? और टक्कर के बाद इसका संवेग बदल गया होगा, कितना हो गया होगा? पीए डैश हो गया होगा। तो ए के संवेग में कितना परिवर्तन आया? पीए डैश माइनस पीए। नहीं आया? अरे आया नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आया ना ये बात? हम कह रहे हैं ए के संवेग में प्रारंभिक में उसका संवेग कितना था? पीए। कुछ भी रहा होगा उसको हमने पीए मान लिया। बाद में संवेग कितना हो गया? पीए डैश। कुछ बदल गया होगा, टकराया है तो संवेग बदला होगा। तो परिवर्तन की बात करते हैं हमेशा तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। परिवर्तन कैसे निकालते हैं बेटा? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम संवेग कितना है? पीए डैश। ए के बारे में बात हो रही है, अभी बी की कोई चर्चा नहीं हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? ए की। ए का प्रारंभिक संवेग कितना है? पीए। ए का प्रारंभिक संवेग क्या है? पीए। ए का अंतिम संवेग क्या है? पीए। तो ए के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ?
पी ए डैश माइनस पी ए, इसको हम डेल्टा पी ए लिख सकते हैं। ए के संवेग में परिवर्तन को हमने क्या लिख दिया, डेल्टा पी ए। ऐसे बी के संवेग में परिवर्तन निकालना है तो बी का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, बीबी। बी का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, बीबी। बी का अंतिम संवेग क्या होगा, तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा, पीबी डैश माइनस पीबी। तो इसको डेल्टा पीबी लिख सकते हैं। बोलो बेटा, अरे सही बात है ना। तो सभी संवेगों का योग शून्य होना चाहिए, सभी संवेगों का योग शून्य होना चाहिए, यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो अब देखिए डेरिवेशन करके सर, जैसे स्कॉर्पियो और ट्रक का लड़ाएं तब स्कॉर्पियो ट्रक नहीं लड़ाइए, कुछ भी लड़ा दीजिए, चाहे स्कॉर्पियो चींटी लड़ा देंगे ना तो भी संवेग संरक्षित है, स्कॉर्पियो ट्रक लड़ा देंगे तब भी संवेग संरक्षित है। उतनी दूर की बात तो हमने नहीं की, हमने संवेग संरक्षित किया है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका वेग कम होगा, जिसका वेग ज्यादा उसका द्रव्यमान कम होगा। द्रव्यमान और वेग दोनों तो मैटर करता है। संवेग का सूत्र क्या है, P इक्वल्स एम वी। तो m पे भी निर्भर करता है और v पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और वेग पर भी निर्भर करता है। समझे कि नहीं? इसीलिए देखा होगा स्कॉर्पियो और ट्रक जब लड़े तो ट्रक वाला ड्राइवर आके हल्का सा पूछता है, कहता है स्क्रैच ज्यादा लग गया, और स्कॉर्पियो वाले को वो मशीन आती है उठा के इसे क्रेन लेके जाती है कि तो खत्म है ना। उसके के अंदर के व्यक्ति अगर प्राप्त हुए तो प्राप्त हुए, नहीं वो भी मुश्किल ही है। नहीं आया, ये किस अंतर के कारण आया, द्रव्यमान के अंतर के कारण। तो संवेग संरक्षित है, पहले का कुल संवेग 0 था तो टक्कर के बाद का भी कुल संवेग 0। समझे कि नहीं? अरे आया नहीं आया? तो ऐसे ही ए के संवेग में परिवर्तन इतना हो गया तो उसको हमने डेल्टा पी ए लिख दिया, बी के संवेग में परिवर्तन इतना होगा तो डेल्टा पी बी लिख दिया। इतने में कोई शक? 9 शक की 1-2 शक। तो अब देखिएगा, सभी संवेगों का सदिश योग शून्य होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा रहे हैं बेटा, कौन सा सिद्धांत लगा रहे हैं? संवेग संरक्षण के। अभी आपको बिना देखे प्रूफ भी करना है, इसलिए घूर के देखिएगा बोर्ड पे ना। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से नहीं, कुछ लोग अपॉर्चुनिटी समझते हैं इसे बात करने की। जब हम डेरिवेशन करने लगते हैं, हम बोर्ड में कुछ लिखने लगते हैं तो लगता है कि ये तो सर ने अपॉर्चुनिटी दी है, आपस में चोंच लड़ा लीजिए ना, जबकि ऐसा कोई ऑफर नहीं होता है। उस समय ज्यादा फोकस्ड होना होता है बोर्ड पे। अरे बकवास करते तो वो तो समझ में आ ही जाता है लगभग, लेकिन अब बोर्ड पे लिखेंगे तो मैथमेटिकल टाइप से लिखेंगे ना इसी फिजिक्स को, तो जब मैथमेटिकल टाइप से लिखेंगे तो वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कष्ट के लिए खेद है, कार्य प्रगति पर, इसलिए रास्ता इधर से है, ठीक है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से ए के संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी है तथा बी के संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी बी का कुल योग क्या होगा? इतने में कोई शक हो तो बताओ। संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, तो अगर प्रारंभ में जो संवेगों का सदिश योग शून्य होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिल थाम के बैठिएगा। ये स्टेप समझ में आया क्या? पक्षांतर कर दिया सॉरी, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दिया जाए, ऐसा दिल में ख्याल कैसे आया? ऐसा दिल में कैसे ख्याल आ रहा है हमारे? क्योंकि न्यूटन बाबा कहे थे कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, बराबर होती है। भूल गए भैया ना। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है या लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है, क्योंकि समानुपाती नियतांक 1 था। अगर आपको कुछ बातें याद हो तो, है ना, सी ऑन द बोर्ड। तो संवेगवा तो मिल गया, में परिवर्तन का मतलब की दर, संवेग में परिवर्तन लिखा है ना, ये की दर मतलब बटे बट्टी आ गया तो मजा आ जाएगा।
संवेग में परिवर्तन की दर आ जाए तो मजा आ जाए। काहे बल ही तो प्रूव करना, ये हमको प्रूव करना है बेटा, यही हमको प्रूव करना है। न्यूटन के तृतीय नियम को सिद्ध करना है। क्या करना है? न्यूटन के तृतीय नियम को सिद्ध करना है। तो दोनों पक्षों में टी से भाग की डेल्टा टी से भाग, जब से डिवाइड करो, डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स माइनस ऑफ डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी। अभी जो हमने पढ़ा है वो ऐसा कुछ था ना, देखो dp अपॉन dt इक्वल्स है, ऐसा था ना बेटा। तो ये dp dt ऐसे कैसे बने? लिमिट ले लो, अगर लिमिट ले लेते हैं तो डेल्टा टी नहीं बन जाता है, याद है नहीं याद है? तो लिमिट ले लो, दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर लिमिट में भी क्या लिमिट? डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लेने पर दोनों पक्षों जो कांड करिए दोनों तरफ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे कि नहीं? तो देखो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसका क्या तात्पर्य है? डेल्टा टी शून्य की ओर अग्रसर है, शून्य नहीं है। शून्य की ओर अग्रसर का मतलब समय ऐसा 0.0000001 सेकंड ऐसा है, 0.01 सेकंड ये ऐसा है, बहुत कम समय है। समय शून्य की तरफ अग्रसर है, बहुत कम समय है। तो अगर समय शून्य की ओर अग्रसर है तो इसका मतलब है कि ये सब बहुत अल्प हो जाएगा। डेल्टा हमेशा बड़े अंतराल के लिए लिखते हैं और डी हमेशा छोटे अंतराल के लिए लिखते हैं। तो छोटे अंतराल के लिए लिखिए, बोलिए dpa ओवर dt। ओ सॉरी, अभी तो डेल्टा ही रहेगा ना यार, उल्टी सीधी बात दिखाते हो। ठीक ठाक, माइनस रहने दीजिए, लिमिट इधर भी ले लीजिए, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा पीबी ओवर डेल्टा टी। इतने में कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है ना? चलेगा। अब ये dpa ओवर dt लिख सकते हैं इसे, बोलो बेटा dpv ओवर dt। a के संवेग में परिवर्तन की दर लिखा है, ऐसे तो लिखा है, इसके संवेग में परिवर्तन की दर है, a के संवेग में परिवर्तन की दर है, तो a पर लगाया गया बल के बराबर होगी। ये किसके संवेग में परिवर्तन की दर है? b के संवेग में परिवर्तन की दर, तो क्या होगा? b पर लगाया गया बल के बराबर होगी। नहीं आ रहा है? तो a के संवेग में परिवर्तन की दर, तो F फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पर लगाया गया बल कौन लगाएगा? बी लगाएगा, तो बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल, वही तो लिखा है ना यार, बोलो लिखा है नहीं है? एफ ए बी इक्वल्स माइनस ऑफ एफ बी ए। इट्स ओके और नॉट? अरे समझ में आया नहीं आया? पक्की बात, लॉक कर दिया जाए। यही न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यही न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। घूर लो एक बार, मिटाने जा रहे हैं सर भैया, कुछ लोग पहले लिख रहे हैं, ज्ञानियों को इतना तो समझ है हमको कि आप पहले छापने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सोचा 2 लाइन लिख लो तो मजा आ जाएगा, 2 ही लाइन कम लिखना पड़ेगा। तो भैया इसको जल्दी से आप लोग ट्राई करिएगा, जैसे ही आप कॉपी पे लिखना शुरू ओके इसको डिराइव कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।